आज हम लोग आर्थिकी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम जो है 23 अक्टूबर को होने वाला है। अब चूंकि जो है इस एग्ज़ाम में जो हैं अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जो होते हैं अक्सर जो होते हैं कि करेंट बेस्ड होते हैं। तो ये करेंट बेसिस जो प्रश्न हैं ये जो हैं थोड़ा सा उलझाऊ भी हो जाते हैं कभी कभी जब हम याद करके नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही सॉलिड क्वेश्चनों का एक सीरीज हम लेकर के आए हैं कि आपको लगे कि अच्छा है तो जो है अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। यदि प्रश्नों की क्वालिटी अच्छी लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक शेयर करिएगा, जिससे कि इस तरह के प्रश्न हम और लेकर के आएँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम प्रश्नों की इस श्रृंखला को। कि पहला प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए आवंटित धनराशि कितनी है। यानी केंद्र सरकार द्वारा जो है कोविड-19 के टीकों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। ऑप्शन ए 35,000 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी 30,000 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी 40,000 करोड़ रुपये और ऑप्शन डी 50,000 करोड़ रुपये। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह कितना है, 35,000 करोड़ रुपये। ठीक है, ये 35,000 करोड़ रुपये की धनराशि जो है आवंटित की गई है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा ये है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 6 वर्षों में कितने करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ऑप्शन ए 70,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 80,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 64,180 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी 50,000 करोड़ रुपए। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वह है आपके 64,180 करोड़ रुपए का व्यय जो है सुनिश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन प्रारंभ किया जाएगा, कब से कब प्रारंभ किया जाएगा। ऑप्शन ए 2021-22 में, 2022-23 में, ऑप्शन सी 2022-23 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है 2021-22 में, यानी राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन प्रारंभ किया जाएगा 2021-22 में। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये है कि बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% से बढ़ा करके कितना प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 74% और ऑप्शन डी 76%। तो देखिए इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 74%, यानी 74% कर दिया गया है। 74% कर दिया गया है कि अब बीमा कंपनियों में आप 74% तक विदेशी निवेश आकर्षित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में प्रथम डिजिटल जनगणना 2021-22 के लिए आवंटित धनराशि कितनी है। देखिए ये जो जनगणना हो रही है इस जनगणना में टोटल जो है पेपरलेस जनगणना है, इसमें किसी भी पेपर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जितने भी डाटा कलेक्ट किए जाएंगे वह आपके लैपटॉप टाइप में कलेक्ट किए जाएंगे। इसके लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है, तो ऑप्शन ए 3768 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी 500 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी 4,000 करोड़ रुपये, ऑप्शन डी 3850 करोड़ रुपये। तो कितनी व्यवस्था की गई है, इसमें व्यवस्था की गई है 3768 करोड़ रुपये की व्यवस्था जो है की गई है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। भारत की राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की गई। राष्ट्रीय रेल योजना जो है तैयार की गई है। अब ये किसके द्वारा तैयार की गई है। ऑप्शन ए भारतीय रेलवे द्वारा, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन डी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। तो देखिए ये जो योजना तैयार की गई है ये की गई है भारतीय रेलवे द्वारा। किसके द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा तैयार की गई है। अब अगला प्रश्न हमारा ये है कि अप्रैल नवंबर 2020 की अवधि में भारत के लिए शीर्ष 5 निर्यातक देश रहे। कौन कौन से देश जो हैं शीर्ष निर्यातक देश रहे भारत के लिए। तो ये पहला ऑप्शन दिया है यूएसए, चीन, यूएई, हांगकांग तथा सिंगापुर। ऑप्शन बी यूएई, हांगकांग, सिंगापुर, अमेरिका, चीन। ऑप्शन सी हांगकांग, चीन, यूएई, सिंगापुर, अमेरिका। ऑप्शन डी यूएई, हांगकांग, सिंगापुर और अमेरिका। तो जो इसका सही आंसर है वह है ए,
यानी यूएसए, चीन, यूएई, हांगकांग तथा सिंगापुर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद आप लोग करिएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 इसमें दिया है कि भारत के 5 शीर्ष आयातक देश कौन से रहे हैं। ऑप्शन ए चीन, यूएसए, यूएई, हांगकांग तथा सऊदी अरब। ऑप्शन बी यूएसए, यूएई, हांगकांग, चीन, सऊदी अरब। ऑप्शन सी यूएई, यूएस, हांगकांग, चीन, सऊदी अरब। ऑप्शन डी सऊदी अरब, यूएई, यूएसए और हांगकांग तथा चीन। तो इसका जो सही आंसर है वह भी ए विकल्प ही सही है। क्या? चीन, यूएसए, यूएई, हांगकांग तथा सऊदी अरब ये शीर्ष आयातक देश रहे हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। एन.के. सिंह जो हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं, देखिए ये रिपोर्ट 2 चरणों में प्रस्तुत की जा रही है, ठीक है ना। एक तो रिपोर्ट जो है 21-22 और एक जो है 22 से 25 तक। ठीक, तो जो इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। अब ये 15वें वित्त आयोग का शीर्षक क्या है कि कोविड के दौरान वित्त आयोग, इसको याद कर लेना है। कोविड के दौरान वित्त आयोग जो है इसका शीर्षक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर वर्ष 2021 से 2026 के लिए केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में से अधिकतम हिस्सेदारी वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। यानी जो ये वित्त आयोग संस्तुति किया है इसमें अधिकतम कर जो है कौन कौन से जो शीर्ष राज्य हैं वो प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। ऑप्शन डी राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसमें कौन से राज्य हैं जो कि अधिकतम कर प्राप्त करेंगे, उनका क्रम क्या है? तो उनका क्रम है ऑप्शन बी, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। यही 3 राज्य हैं जो कि वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर अधिकतम कर जो है प्राप्त करेंगे। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यह है कि भारत का पहला हरित म्युनिसिपल बांड जारी करने वाला नगर निगम है। भारत का पहला हरित म्युनिसिपल बांड जारी करने वाला नगर निगम कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देख लीजिए, ये एग्जाम में आने की 100% संभावना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को याद कर ही लेना है। तो ये कौन सा नगर निगम है? ऑप्शन ए मुंबई नगर निगम, ऑप्शन बी इलाहाबाद नगर निगम, ऑप्शन सी गाजियाबाद नगर निगम और ऑप्शन डी आगरा नगर निगम। तो इसमें सही आंसर जो है आपका गाजियाबाद नगर निगम। उत्तर प्रदेश परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 100% आप लोगों को रट जाना है। अगला प्रश्न है कि 29 जून 2021 को एशिया के सबसे लंबे तथा विश्व के 5वें सबसे लंबे ऑटोमोबाइल हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, एशिया के सबसे लंबे और विश्व के 5वें ऑटोमोबाइल हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर आपको दिया गया है डी, यानी इंदौर। इंदौर जो है इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, याद कर लीजिएगा जरूर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 लागू होगी, कब से? यानी भारत की जो नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 जो लागू होगी, ये कब से लागू होगी? तो इसका जो सही आंसर है वह है 1 अप्रैल 2021 से। कब से? 1 अप्रैल 2021 से। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक पहली बार किस तिथि को 50,000 को पार कर गया? कितने? यानी 50,000 को पार कर गया। ऑप्शन ए 21 जनवरी 2020 को, ऑप्शन बी 21 जनवरी 2021 को,
ऑप्शन सी 15 मार्च 2021 को और ऑप्शन डी 1 जून 2021 को। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है? तो देखिए सही आंसर हमारा बी है, यानी 21 जनवरी 2021 को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है 50,000 को पार कर गया। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2021 के अनुसार भारत की विकास दर वर्ष 2020 में थी, कितना थी? ऑप्शन ए -10%, ऑप्शन बी -7%, ऑप्शन सी -8%, ऑप्शन डी -11%। तो कितना थी? ऑप्शन सी सही है, यानी -8% थी। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा ये है कि टेरी तथा सेल द्वारा जारी रिपोर्ट इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग टू अ नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम के अनुसार भारत ऊर्जा प्रणाली में शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त कर लेगा। अब ये कब तक प्राप्त कर लेगा, इसको देखना है। ए ऑप्शन है वर्ष 1950 तक, बी ऑप्शन है 1945 ए ऑप्शन है 2050 तक, बी ऑप्शन है 2045 तक, सी ऑप्शन है 2030 तक और डी ऑप्शन है 2035 तक। तो इसमें जो सही आंसर है हमारा वर्ष 2050 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि एशिया मनी बेस्ड बैंक अवार्ड 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ घरेलू बैंक कौन सा है? एशिया मनी बेस्ड अवार्ड 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ घरेलू बैंक का अवार्ड किसने प्राप्त किया? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक और ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो देखिए जो इसमें सही आंसर है वह है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक जो है इस अवार्ड को प्राप्त करने वाला बैंक बन गया है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एशिया मनी बेस्ड बैंक अवार्ड 2021 एशिया मनी बेस्ड अवार्ड 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक बन गया है। कौन सा बैंक है जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक? वो तो घरेलू बैंक था, अब अंतर्राष्ट्रीय बैंक। ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी HDFC बैंक और ऑप्शन डी DBS बैंक। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी DBS बैंक जो है ये बन गया है अंतर्राष्ट्रीय बैंक, एशिया मनी बेस्ड अवार्ड प्राप्त करने वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह के संदर्भ में शीर्ष 3 देश हैं। ये कौन कौन से देश हैं? तो ये देश हैं आपके USA, चीन, हांगकांग, यानी ऑप्शन ए ही इसका सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है यह है आपका 5वां। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 2019-20 के सबसे 3 चावल उत्पादक राज्य रहे हैं। 2019-20 के आंकड़े के अनुसार भारत में सबसे बड़े चावल उत्पादक राज्य कौन से रहे हैं? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ऑप्शन बी पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो जो इसका सही आंसर है वह है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, पंजाब। यानी 1 नंबर पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर है आपका पंजाब। ठीक, इस प्रश्न को याद कर लेना है।
अगला प्रश्न है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं जो कुल उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन सी पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। कुल खाद्यान्न उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का और तीसरा पंजाब का है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? ए ऑप्शन दिया है कि महारत्न की 10, मिनी रत्न, नवरत्न की 14 और मिनी रत्न की 73, और यही ऑप्शन आपका सही है। तो महारत्न कितना है? 10, मिनी रत्न, नवरत्न कितना है? 14 और मिनी रत्न की संख्या है 73। इसको आपको याद करना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत में अब तक कुल कितनी आर्थिक गणना की जा चुकी है? भारत में अब तक कुल कितनी आर्थिक गणना की जा चुकी है? तो भारत में अब तक कुल आर्थिक गणना जो की गई है वह की गई है 6। आर्थिक गणना से मतलब है कि जो हमारे उद्योग धंधे हैं उनकी गणना करना। हम उद्योग धंधों की गणना करेंगे कि हमारे यहाँ उद्योग धंधे कितने हैं, कहाँ, किस स्टेट में कितने हैं, इसी को आर्थिक गणना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक रोजगार वृद्धि दर किन 3 राज्यों में देखी गई? जो पिछले दिनों में सबसे ज्यादा रोजगार वृद्धि दर देखी गई है वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, इसे आपको देखना है। ऑप्शन ए है मणिपुर, असम, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है मणिपुर। इसका जो सही आंसर है वह है मणिपुर, असम, उत्तर प्रदेश। कौन सा है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश और असम। सही आंसर है आपका ए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के उद्यमों में महिला उद्यमियों का शेयर सबसे ज्यादा रहा है? किस राज्य के उद्यम में महिला उद्यमियों का शेयर सबसे ज्यादा रहा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के उद्यम में महिला उद्यमियों की संख्या जो है सबसे ज्यादा रही है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 7वीं आर्थिक गणना 29 जुलाई 2019 को कहां से प्रारंभ की गई? देखिए 6 आर्थिक गणना हो चुकी है, अब 7वीं आर्थिक गणना हो रही है। और 7वीं आर्थिक गणना जो है ये कहां से प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है, जो 7वीं आर्थिक गणना है ये आपके त्रिपुरा से प्रारंभ की गई है। कहां से प्रारंभ की गई है? त्रिपुरा से। इसको याद कर लीजिएगा, ये त्रिपुरा से प्रारंभ की गई है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत विश्व में सड़क नेटवर्क में कौन सा स्थान रखता है? यानी सड़कों के जाल में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी दूसरा। तो कौन सा स्थान सही होगा? तो इसमें सही आंसर है दूसरा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा ये है कि जुलाई 2018 तक भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग थे? यानी जुलाई 2018 तक भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग थे? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो थी ये थी 111। कितनी थी? 111 राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2018 तक थे। ठीक है, याद करना है इसको। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अंतर्देशीय और तटीय समुद्री प्रौद्योगिकी केंद्र का गठन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई में, ऑप्शन बी आईआईटी चेन्नई में, ऑप्शन सी आईआईटी खड़गपुर में, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली में। तो देखिए जो इसका गठन किया गया है अंतर्देशीय तटीय समुद्री प्रौद्योगिकी केंद्र का गठन आईआईटी खड़गपुर में। कहाँ पे? आईआईटी खड़गपुर में। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोगों को याद कर लेना है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं कि सबसे लंबा राजमार्ग का जाल किस प्रदेश में है। सबसे लंबा राजमार्ग जो है किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लंबा राजमार्गों का जाल जो है बिछाया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे जोनों की कुल संख्या कितनी हो गई है। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 19। तो देखिए भारतीय रेल जोनों की संख्या जो हो गई है कुल 18 हो गई है। ठीक है, याद कर लेना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की सबसे लंबी 208 किलोमीटर 2.8 किलोमीटर ट्रेन का नाम क्या है। अब ये देखिए ये 2.8 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन चलाई गई है। ठीक है, अब इस ट्रेन का नाम क्या है। ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी जटायु, ऑप्शन सी शेषनाग, ऑप्शन डी विराट। तो देखिए इस ट्रेन का जो नाम है, इस ट्रेन का नाम है शेषनाग। और ये ट्रेन चलाई कहाँ गई, ये नागपुर से चलाई गई थी। कहाँ से, नागपुर से। इसमें 4 इंजन लगे हुए थे। कितने इंजन लगे हुए थे, 4 इंजन लगे हुए थे। ठीक, ये 6-6 हजार के मेगावाट के इसके जो इंजन लगे हुए थे, हॉर्स पावर के जो इंजन लगे हुए थे, ये 4 लगे हुए थे। और जो है ये 2.8 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि देश की पहली निजी ट्रेन तेजस का परिचालन किस मार्ग पर किया गया था। ऑप्शन ए लखनऊ आगरा मार्ग, ऑप्शन बी दिल्ली आगरा मार्ग, ऑप्शन सी दिल्ली लखनऊ मार्ग और ऑप्शन डी दिल्ली मुंबई मार्ग। तो देखिए इसका जो सही आंसर है यह है ए, यानी लखनऊ ये जो है दिल्ली लखनऊ मार्ग पे सबसे पहली तेजस चलाई गई थी। ये नहीं है, ये है ऑप्शन सी, यानी दिल्ली लखनऊ मार्ग पर पहली तेजस चलाई गई थी। पहली तेजस चलाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है देश की दूसरी निजी तेजस का परिचालन किस मार्ग पर किया गया था। तो दूसरी निजी तेजस मार्ग का परिचालन किया गया था अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उड़े देश के आम नागरिक योजना के अंतर्गत किस हवाई अड्डे से पहली उड़ान शुरू की गई। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी कुशीनगर और ऑप्शन डी जेवर। तो देखिए जो ये इसका सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, यानी हिसार हवाई अड्डे से पहली बार जो है यानी पहली उड़ान जो है उड़े देश के नागरिक योजना के तहत जो हवाई अड्डा बनाया गया इसे शुरू कर दी गई है। जेवर हवाई अड्डा तो अभी बन रहा है और ये जो है पुराने हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक का अक्षय ऊर्जा की कितनी क्षमता उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 2022 तक कितनी अक्षय ऊर्जा जो है हम प्राप्त करेंगे, इसका लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए 150 गीगावाट, ऑप्शन बी 175 गीगावाट, ऑप्शन सी 120 गीगावाट और ऑप्शन डी 200 गीगावाट। तो कितना रखा गया है, ये रखा गया है ऑप्शन बी, यानी 175 गीगावाट। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। पीएम कुसुम योजना क्या है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है। ऑप्शन ए महिलाओं को सिलाई मशीन उपलब्ध कराना इस योजना के तहत, ऑप्शन बी किसानों को सौर पंप उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना और ऑप्शन डी स्वास्थ्य कर्मियों को पेंशन उपलब्ध कराना। तो देखिए इसका जो सही आंसर है किसानों को सौर पंप उपलब्ध कराना। सरकार जो है ये चाह रही है कि हम अधिक से अधिक किसानों को सौर पंप उपलब्ध कराएं, जिससे वो जो किसान हैं ये डीजल और इलेक्ट्रिक की खपत कम से कम करें, क्योंकि रोज चिल्लाते हैं किसान कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, बिजली के बिल का दाम बढ़ गया। तो इनको कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था जो है सरकार लेकर के आ रही है कि हम अधिक से अधिक किसानों को सौर पंप उपलब्ध करा दें, जिससे कि तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, उनको सब्सिडी दे रही है कि आप जो है खरीदिए, हम सब्सिडी देंगे और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोन ले लीजिए, हम कम मूल्य पर आपको लोन भी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितने विकास परिपथों की पहचान की गई है? तो स्वदेश विकास योजना के तहत कितने परिपथ की पहचान की गई है? 39 का जो है ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, यानी 15 परिपथ की जो है पहचान की गई है। ठीक, पथ की पहचान की गई है, यह परिपथ है। ठीक है, अब जो है हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रसाद योजना के अंतर्गत वर्तमान में विकास हेतु पूरे देश में कितने स्थलों की पहचान की गई है? प्रसाद योजना के तहत पूरे देश में कितने स्थलों की पहचान की गई है? तो ये की गई है आपके 57 स्थलों की। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत का कौन सा स्थान रहा है? यानी भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भारत में आए हैं, विश्व में कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन ए 19वां, ऑप्शन बी 23वां, ऑप्शन सी 27वां, ऑप्शन जो डी है 25वां। तो ये रहा है कौन सा स्थान? 23वां स्थान जो रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत पर्व 2020 की मुख्य थीम क्या थी? यानी भारत पर्व जो मनाया गया है 2020, इसकी मुख्य थीम क्या थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी के 50 वर्ष, टैगोर के 100 वर्ष, अहिंसा के 100 वर्ष, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन के 100 वर्ष। तो देखिए, जो इसकी थीम थी वो थी महात्मा के 50 वर्ष, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। असहयोग आंदोलन, अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक 2020 के आंकड़ों के आधार पर शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? ठीक है, कि मानव विकास के जो आंकड़े जारी किए गए हैं 2020 के आधार पर, उसमें शीर्ष जो है 5 देश कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसमें शीर्ष 5 देश हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यानी नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड। ये जो हैं नंबर 1 पर नॉर्वे है, नंबर 2 पर आयरलैंड, नंबर 3 पर स्विट्जरलैंड, नंबर 4 पर हांगकांग और नंबर 5 पर आइसलैंड है। ठीक है, इसको याद करना है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए 30वां, ऑप्शन बी 31वां, ऑप्शन सी 32वां, ऑप्शन डी 33वां। देखिए, खूब क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, आप लोगों को भी इसको याद कर लेना है कि इसमें सही आंसर हमारा कौन है। तो ये है 131वां। ठीक, ऐसे जितने भी सूचकांक हैं मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी इसमें जो सूचकांक आए हैं उसको आप लोग देख लीजिए। अगला है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग अवार्ड 2021 में प्रथम स्थान किसको मिला? प्रथम स्थान किसको मिला? नॉर्वे को, डेनमार्क को, स्वीडन को या स्विट्जरलैंड को? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा कौन सा? स्विट्जरलैंड। यानी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग अवार्ड 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा ये है कि अगला प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? शीर्ष पर कौन सा देश रहा? अमेरिका, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी जापान। तो देखिए, इसमें जो सही आंसर है आपका अमेरिका, यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है अमेरिका। ठीक, तो इस प्रकार से ये 46 क्वेश्चन थे जो इकोनॉमी के करेंट के क्वेश्चन हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो है पूछे जाते हैं। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, हाँ शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।